वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 16 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। ये आर्टिकल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें वाटर स्ट्रेस, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, इसके बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली प्री में। वाटर स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या हैं, सरकार क्या प्रोग्राम चला रही है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड केन्या लेड सिक्योरिटी मिशन टू हैती। ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है इज़राइल हमास एंड द लॉज ऑफ वॉर। इसमें हम लोग 4 कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन जेनेवा कन्वेंशन 1949 है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। ये भी आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS1 GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थीम है, आपको मेंस में बार बार रिपीट होती है, हर बार थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस पूछा गया था। 2020 में वाटर यूज़ एफिशिएंसी पूछा गया था। तो ये टर्म्स के साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए प्री के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप प्री की बात करें 2013, 2018 और 2020, 2023 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ये जो रिसोर्सेज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, इसके ऊपर हर साल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। यूसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो बहुत ही जो है रिपीटेटिव और इम्पॉर्टेंट थीम है। इससे रिलेटेड जहाँ भी आपको करंट अफेयर मिलेगा आपको उसको नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल की। उससे पहले कुछ प्री वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको कवर कर लेते हैं। प्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। टोटल अगर बात करें 100% वाटर की तो 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है जो ओशियंस में है। जो फ्रेश वाटर है वो केवल 3% है। उस फ्रेश वाटर में अगर हम बात करें तो उसमें 68% वाटर जो है ग्लेशियर और पोलर आइस कैप में फ्रोज़न है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वाटर फ्रोज़न इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप। जो 3% है उसमें 2/3 निकल गया। जो बचा हुआ है 30% वो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है वो 1.2% है। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर हमने डिवाइड किया ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में और फ्रोज़न वाटर में। तो फ्रोज़न वाटर है 68%, नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर और फिर है हमारा सरफेस वाटर। अब हम सरफेस वाटर को भी डिवाइड करेंगे। सरफेस वाटर में भी तो कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, सॉइल मॉइस्चर हो गया, परमाफ्रॉस्ट हो गया, एटमॉस्फेयर वाटर हो गया। तो ये कई तरीके के सरफेस वाटर में काउंट होते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। तो सरफेस वाटर जो कि 1.2% है उसमें परमाफ्रॉस्ट जो फ्रोज़न वाटर है ग्राउंड में वो कितना है 69%। लेक्स अगर हम देखें तो लेक्स में जो सरफेस वाटर है वो टोटल कितना है 20%। रिवर की बात करेंगे तो रिवर में बहुत ज़्यादा कम है, 0.49% रिवर में वाटर है। इसका मतलब लेक्स में ज़्यादा है और फिर रिवर में है। सॉइल मॉइस्चर की बात करेंगे तो 3.6% जो वाटर है ग्राउंड सरफेस पे वो 3.6% है सॉइल मॉइस्चर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूसेज ऑफ वाटर इन इंडिया। जो हमारा वाटर रिसोर्सेज हैं जितना अवेलेबल है उसका हम यूसेज किस तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट है इरिगेशन।
इरिगेशन में टोटल 78% जो है वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं। हाउस होल्ड की बात करें तो 6% है, और इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हम 5% जो वाटर है वो यूसेज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर की बात करी जाए तो टोटल जो ग्राउंड वाटर है उसका 45% हम टोटल इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं। मतलब जितना भी इरिगेशन कर रहे हैं उसमें 45% यूसेज कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड वाटर से। और जो हाउस होल्ड वाटर हम यूज़ करते हैं उसका 80% हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी बहुत बड़ा इशू है। ये हमारा जो एस्पेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्टैटिक एस्पेक्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हम यूसेज कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो यूसेज है वो है इरिगेशन में। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वाटर क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है, जिसके कारण बाकी सेक्टर्स को पानी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? किसी भी एरिया में जब वाटर डिमांड एक्सीड्स वाटर रिसोर्स अवेलेबल, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? वाटर स्ट्रेस एरिया। तो हमारे यहाँ इंडिया में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अब कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव शुरू होता है। ये आपको स्टैटिक पोर्शन था, आपको ये स्टैटिक लिखना था। उसके बाद मेंस पर्सपेक्टिव शुरू करते हैं। वाटर स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या हैं? प्रिमिटिव इरिगेशन टेक्निक्स लीड टू लॉस ऑफ वाटर। हम इरिगेशन जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है, उसके कारण जो लॉस ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। उसके कारण जो डिमांड है वाटर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वाटर जो है रिचार्ज बहुत कम हो रहा है क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप शहरों को देखेंगे तो वहाँ हर जगह कॉन्क्रीट रोड बना दी गई है, तो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जितना भी पानी रेनफॉल के थ्रू आ रहा है वो सब बह जा रहा है शहर से बाहर, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहे। हम लोग जितनी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, रेप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल वाटर स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीज़न की, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहा है, फ्लड आ रहा है। इन सारी सिचुएशन के कारण जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो रहा है, जो सरफेस वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण वाटर स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा राइजिंग टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो फिर जो वाटर है रिसोर्सेस वो मॉइस्चर एयर में ज़्यादा चला जाएगा, और प्रेसिपिटेशन उतना हो नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये जो बैलेंस है वाटर साइकिल की ये डिस्टर्ब हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो डिमांड है वाटर रिसोर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके कारण जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितनी भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए जनता है वो ग्राउंड वाटर ही यूज़ करती है, बोरिंग का पानी ही इस्तेमाल कर रही है। तो क्योंकि हाई डिमांड होगी तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, रिचार्ज कम होगा तो फिर वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारा जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो वाटर पॉल्यूशन के कारण ख़राब हो गया है। वो ट्रीटेड वाटर नहीं होने के कारण हम उसे रीयूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो वाटर पॉल्यूशन के कारण काफ़ी सारा पानी तो ऐसे ही यूसेज में नहीं आ पा रहा है। तो हमारे लिए जो अवेलेबिलिटी है वो कम होते जा रही है, और हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? अक्टूबर 16 सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड फूड डे। इस साल का जो थीम है वो क्या है? वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, जो भी छोटे एग्जाम्स हैं उसमें, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अब है फूड डे, लेकिन आर्टिकल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर आया है, तो बेसिकली दोनों को लिंक किया गया है। अगर वाटर रिसोर्सेज स्कार्सिटी होगी तो वो काय को थ्रेटन करेगी? फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। तो हम इस आर्टिकल में यही बात करेंगे कि किस तरीके से वाटर रिसोर्स स्कार्सिटी थ्रेटन कर रही है फूड सिक्योरिटी को और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, और उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा। उसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, FAO के द्वारा, IFAD और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन तीनों एजेंसीज़ के द्वारा कुछ कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, जो इंडिया में प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि इसकी जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, वाटर रिसोर्सेज स्कार्सिटी के कारण, उसे एड्रेस किया जा सके।
अगर वाटर की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी इंसान के बहुत एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट को हमारी अफेक्ट करती है पानी। बिना पानी के सब कुछ क्या है, शून्य है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें कैसे समझ में आती है, इरिगेशन में हम लोग ने यूसेज देखा था कितना है, 80% यूसेज है पानी का। मतलब बिना पानी के तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए वाटर अगर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और वो प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाओगे क्या, तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है इंडिया में अगर हम बात करें तो 60% जो एरिया है कल्टीवेशन एरिया वो रेनफेड है। रेनफेड का मतलब क्या होता है, जो कि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, और जितना भी पानी यूज़ कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के आने के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा एरिया कितना है, 60% एरिया है, और टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितना हो रहा है उससे 40%। अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड आ जाए या ड्रॉट आ जाए, तो ये जो 40% प्रोडक्शन है वो क्या होगा, नहीं होगा, क्रॉप लॉसेस हो जाएंगे, और जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे ही इंडिया में हंगर बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, और अगर मान लो क्रॉप इतना लॉस हो जाए तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, एकदम हाई, जो अफोर्डेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। तो इसके लिए रेनफेड एरिया में जो प्रोडक्शन है उसे रेजिलिएंट और सस्टेनेबल करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो चुका है। 40% ऑलमोस्ट लैंड ऐसी है जो डिग्रेडेड है, बची हुई 60% लैंड है वो बेहतर है, फर्टाइल है, लेकिन जो बची हुई 60% लैंड है उसमें 80% जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उसे होल्ड कर रहे हैं, और 80% जो स्मॉल फार्मर होल्ड कर रहे हैं लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड, वो लैंड भी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है क्या कर सकें, इस लैंड की सिचुएशन को सुधार सकें। तो और डिग्रेडेशन होने की संभावना है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इन लोगों के पास क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो पैसे होते नहीं हैं, इनके पास एक्सेस टू क्रेडिट होता नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी होती नहीं है, और इन सारी चीज़ों के लिए पैसे बचते भी नहीं हैं। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कि 80% फार्मर हैं पूरे वर्ल्ड के, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, ये स्मॉल फार्मर्स क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को कैसे डील कर पाएंगे, उसे कैसे एड्रेस कर पाएंगे। और अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे तो ये जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं 80% लोग, 80% फार्मर्स, ये फूड प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, साथ साथ इनकी लाइवलीहुड चली जाएगी, और ये लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो जो दूसरा थ्रेटन है वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स जो है वो खुद से हैंडल नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को, वाटर स्कैरसिटी जैसे इशू को, तो उसके कारण फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण अगर हम बात करें जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है असेस किया है क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के थ्रू, और प्रोजेक्शंस किए हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में 2050 और 2080 में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम रेनफेड राइस यील्ड की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें इंडिया में, तो वो 20% रिड्यूस हो जाएगी बाय 2050, और ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस होगी बाय 2080। लेकिन अगर इरिगेटेड राइस की बात करें तो जो डिक्लाइन है वो केवल 3.5% होगा, और 5.5% होगा इन 2080। तो हमें यहाँ डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। एक रेनफेड एरिया है जहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। अगर अभी 100 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है तो 50 मिलियन टन प्रोडक्शन होगा राइस का रेनफेड एरिया में, तो क्रॉप लॉस होंगे, और बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आएगी। तो हमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन यहाँ से नज़र आ रहा है वो क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को क्या करना है, बढ़ाना है रेनफेड एरिया में। दूसरा अगर हम देखें तो जो रेनफेड एरिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क
लगा सकते हैं। इसका मतलब हम लोग पहले से ही फोरकास्टिंग अगर प्रोवाइड करें, जो रेनफेड वाले फार्मर्स हैं, तो वो लोग जो डिसीजन मेकिंग लेंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी और वो फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे, पानी कब आएगा, पानी कब नहीं आएगा, कब बुआई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें पहले से पता चल जाए तो जो क्रॉप लॉसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे और जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो है सपोर्ट किया जा रहा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को। बहुत सारी बिल्डिंग बनाई जा रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, इरिगेशन कैनल बनाए जा रहे हैं, पॉन्ड, डाइक्स, इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही है और उसके रिटर्न में जो लेबर हैं उनको फूड असिस्टेंस दिया जा रहा है। सिमिलरली IFAD भी मनरेगा को लेवरेज कर रहा है। मनरेगा प्रोग्राम के थ्रू कैपिटल एसेट्स बनाए जा रहे हैं। जो कैपिटल एसेट है वो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स हो गया जो कि विलेज में बनाए जा रहे हैं, लेक्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या की जा रही है, डेवलप की जा रही है, जिसके कारण वाटर कंजर्वेशन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अगर देखें जो थर्ड चीज़ कर रही है FAO, जो सॉल्यूशन भी हैं, मतलब ये सब सॉल्यूशन हैं आपके, ठीक है। पहला सॉल्यूशन क्या है, फोरकास्टिंग, दूसरा क्या है, इरिगेशन बढ़ाना, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा वाटर कंजर्वेशन बढ़ाना थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फोर्थ क्या है हमारा जो सॉल्यूशन है वो है FAO ऑल्सो सपोर्ट द सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव वाटर यूज़ एफिशिएंसी। जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसी एक प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल मिलेट का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर, रेनफेड ड्राई एरियाज़ में, ताकि वाटर की जो ज़रूरत है उसे कम किया जा सके। वहाँ पर शुगर केन नहीं लगाई जाए, ताकि अगर शुगर केन लगाएंगे तो वाटर ज़्यादा लगेगा और वाटर स्कैरसिटी के कारण क्रॉप लॉस होगी। लेकिन अगर उस एरिया में जहाँ कम पानी है वहाँ मिलेट का प्रोडक्शन किया जाए तो मिलेट का प्रोडक्शन बढ़िया होगा और बेहतर इनकम भी होगी, लाइवलीहुड भी बचेगी। तो बेसिकली इस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसको क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन फूड एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। फॉर एग्जांपल सोलर फॉर रेजिलियंस, सिक्योर फिशिंग, रिवाइवल ऑफ मिलेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन। सोलर फॉर रेजिलियंस की बात करें तो ये जो प्रोग्राम है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर चला रहे हैं। इसमें जो महिलाएं हैं उनको सोलर ड्रायर प्रोवाइड किया जा रहा है। सोलर ड्रायर के थ्रू जो मॉइस्चर है वेजिटेबल्स में उसे वो सोख लेता है, जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है पेरिशेबल आइटम की और उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मार्केट में लाया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये चलाए जा रहे हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सॉल्यूशन और सजेशन। क्या स्टेप्स ज़रूरी है ताकि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकल कमिटमेंट किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने में, कौन कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन एरिया में बहुत ज़रूरी है क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना। कौन सा इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो है क्या हो सके, ताकि जो एडाप्टेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और जो शॉक्स हैं उसको आसानी से जो है झेला जा सके। किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, और जो फूड सिक्योरिटी है उसे मेंटेन रखा जा सके। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल दे दो, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की ज़रूरत है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें काय पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो क्लाइमेट चेंज फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जो ग्रीन हाउस गैस है
वो 18% जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण हो रही है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी कम करने की ज़रूरत है, बायो हज़ार्ड भी कम करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर से ही, ठीक है। उसके बाद जो वाटर सप्लाईज़ हैं उसको रूरल हाउस होल्ड के करीब लाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को कई सारे प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चला रही है। अब ये हमारा जो लास्ट पार्ट है वो यही है कि सरकार क्या क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, ये बस कर लेंगे तो हमारा पूरा जो डायमेंशंस हैं, पूरा आर्टिकल है, कवर हो जाएगा। फर्स्ट जो प्रोग्राम चला रही है जो गवर्नमेंट, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें एक कंपोनेंट है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट। नेक्स्ट अगर बात करें तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए नेशनल गंगा मिशन चालू किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लड कंट्रोल एंड फोरकास्ट सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटर मिशन, जिसमें वाटर एफिशिएंसी को 20% बढ़ाने की बात की गई है। ये 2008 में शुरू किया गया था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्लान, ये जो है इंटरलिंकिंग करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल सोन बेतवा, हमें रीसेंट अगर पता हो तो सोन बेतवा को इंटरलिंक किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो फ्लड अगर आता है कहीं तो उस पानी को कहाँ लेके जाया जाए जहाँ पर पानी की कमी है, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है। उसके बाद मिशन अमृत सरोवर, इसमें 75 क्या बनाए जा रहे हैं, सरोवर डेवलप किए जा रहे हैं पर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर रेजुवेनेट किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में टैप वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है रूरल हाउस होल्ड को बाय 2024, ये मिशन है, ये किया जाएगा। और लास्ट है वो है जल शक्ति अभियान। इसके अंदर कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक हो सकता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर डेवलप किया जाए तो पानी जो है रीयूज़ होगा, रिसाइकल होगा, और एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा और पानी बेहतर तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है, पानी के सोर्स से लेके सिंक तक का जो एरिया है वो वाटर रिसोर्स के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इसको बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। इसके लिए भी निरांचल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है हमारा एटीट्यूडनल चेंज, है ना। एटीट्यूडनल चेंज बहुत ज़रूरी है। हम लोग वाटर बहुत वेस्ट करते हैं, बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। जब पैसे से ख़रीदना पड़ेगा पानी तब समझ में आएगा, फ्री में मिल रहा है इसलिए बिल्कुल भी उसकी कीमत नहीं है। तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा एटीट्यूडनल चेंज, पानी को बचाएं, सेव द वाटर। ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड केन्या लेड सिक्योरिटी मिशन टू हैती। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्री के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड ये आर्टिकल है, आईआर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्लस प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैती के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। The United Nations Security Council has approved international intervention in the form of foreign security mission led by Kenya to restore security, protect critical infrastructure and control spiraling violence in country। तो बेसिकली हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फाइनली अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी मिशन। बेसिकली जो पीस कीपिंग फोर्स है वो भेजी जा रही है, विच वॉज लेड बाय केन्या एज अ कंट्री, और बहुत सारी कंट्रीज इसे सपोर्ट दे रही है। मेन पर्पस क्या है, टू रीस्टोर सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्पाइलिंग वायलेंस। जो सिक्योरिटी है उसे रीस्टोर करना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, और जो वायलेंस हो रहा है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जा रहा है। हैती की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया है, और वहाँ के जो लोकल गैंग्स हैं, आर्म ग्रुप हैं, उन्होंने लार्ज पार्ट को कंट्रोल कर लिया है कंट्री की, इंक्लूडिंग कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस। यही एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी है, उसके कारण ही यूनाइटेड नेशन इसमें इंटरवीन कर रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए तो यूनाइटेड नेशन
में रिक्वेस्ट जो है 1 साल पहले की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैती के कि यहाँ पर इंटरवीन किया जाए, लेकिन 1 साल के बाद जो है फाइनली ये अप्रूव हुआ है। इसके पीछे जो डिले है उसके क्या रीज़न्स हैं उसके बारे में समझेंगे। ये जो मिशन है बेसिकली केन्या ऑपरेट कर रहा है, और जो पुराना मिशन था जो कि 2003 से लेके 2017 तक के पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर रही थी, भेजा गया था, उससे ये डिफरेंट है। अब जो है बेसिकली जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि जो ऑपरेशनल सपोर्ट है सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा, और साथ में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को सेफ़ और सिक्योर करने की बात की गई है। एक चीज़ रिजोल्यूशन में जो ऐड की गई है वो है कि ये जो फोर्सेस हैं ये हैती में फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे ताकि वहाँ पर पोल हो सके। लास्ट जो पोल थे वहाँ पर 2016 में हुए थे इलेक्शंस। अब बेहतर और सिक्योर कंडीशन बनाने की ज़रूरत है पीस कीपिंग फोर्स को, ताकि यहाँ पर इलेक्शंस को दोबारा करवाया जा सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2004 से लेके 2017 तक जो हैती में यूएन पीस कीपिंग फोर्स थी उसके जो एक्सपीरियंस थे वो बहुत ख़राब थे। इसी के कारण जो डिले हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। 1 साल का समय लगा दिया गया यूनाइटेड नेशन के अप्रूवल का। तो जो पुराने एक्सपीरियंस थे वो ख़राब क्यों थे? जब 2004 से 17 के बीच में यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स रह रही थी तो यहाँ की जो लोकल जनता है उन्होंने उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ के आरोप लगाए गए थे। जहाँ कैंप में वो रुके हुए थे वहाँ से जो सीवेज वाटर आ रहा था उसके कारण कोलेरा एपिडेमिक हुआ है और 10,000 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे आरोप भी जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर लगाए गए थे। इनके लास्ट एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए जो यूनाइटेड नेशन है वो इंटरवीन करने से बच रहा था। यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट ने क्लियर कट मना कर दिया है कि वो अपने कोई भी ट्रूप को नहीं भेजेगा। हालांकि उसने $100 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात कही है इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, एयरलिफ्ट ऑपरेशन एंड मेडिकल एड। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। तो जो ये हैती है ये कहाँ पर है? इट इज़ अ माउंटेनस कंट्री दैट इज़ सराउंडेड बाय कैरिबियन सी फ्रॉम द साउथ एंड अटलांटिक ओशन फ्रॉम द नॉर्थ। यहाँ पर देखेंगे ये अटलांटिक ओशन है नॉर्थ में, कैरिबियन सी है साउथ में। इसका जो नेबर है उसका नाम क्या है? डोमिनिशियन रिपब्लिक। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। बेसिकली ये कैरिबियाई कंट्री है और ये आपका जोग्राफिकल एस्पेक्ट कवर हो जाता है। इतना ही बस ये आर्टिकल है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है इज़राइल हमास एंड द लॉज ऑफ वॉर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड ये आर्टिकल है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, प्री में पूछा जा सकता है। रिसेंटली 2022 में भी ये लॉज ऑफ वॉर न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? हमास और इज़राइल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो क्या वॉर के लॉज हैं जो कि इंटरनेशनल अरेना में हैं? क्यों ये लॉज बनाए गए हैं? थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो बहुत सारे बारबरिक एक्ट जो है हुए थे उस वक्त लोगों के अगेंस्ट में। जो सिविलियन पॉपुलेशन है, स्पेशली वनरेबल पॉपुलेशन जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे बारबरिक एक्ट हुए थे। इन सारे एक्ट को रोकने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए गए हैं और उन्हें ही क्या कहा गया है? लॉज ऑफ वॉर कहा गया है। 1949 में जेनेवा कन्वेंशन पास किया गया था। जो इस कन्वेंशन में कुछ रूल्स बनाए गए थे कि अगर वॉर होती है तो वो किस कंडीशन में जस्टिफाइड है और कितनी उसमें फोर्स यूज़ करनी है, किसके अगेंस्ट यूज़ करनी है, ये सारे ग्राउंड रूल्स प्रिपेयर किए गए। मान लीजिए कुछ सोल्जर हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं,
उनके अगेंस्ट जो है आपको किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है, जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उन्हें कैसे ट्रीट करना है, जो सिविलियंस हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें इन कन्वेंशन में रखा गया है और सारी कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनके लिए ये बाइंडिंग है। अब बात करते हैं आर्टिकल की, व्हाट आर द लॉज ऑफ वॉर। बेसिकली 2 क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैन कंट्री यूज़ फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन। कब जो कंट्री है वो फोर्स इस्तेमाल कर सकती है और जो वो फोर्स इस्तेमाल कर रही है वो जस्टिफाइड है, उस कंडीशन के बारे में बातचीत की जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, जस एड बेलम कहा जाता है, विच इज़ रेगुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो बेसिकली जो कंडीशन है जिसमें कंट्रीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में फ़ोर्स यूज़ कर सकती है उसको क्या कहा जाता है, जस एड बेलम। ये टर्म आपको याद रखना है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो जस्टिफाई फोर्स है जो यूज़ की जा सकती है उसे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो भी हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। मतलब कौन कौन से जो मिलिट्री एक्शंस होंगे वो परमिसिबल होंगे और कौन कौन से एक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड होंगे। इसको क्या कहा जाता है, जस इन बेलो। ये जो टर्म है जस एड बेलम और जस इन बेलो, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। किस तरीके से पूछ सकते हैं, जस इन बेलो, जस एड बेलम, रिसेंटली इन द न्यूज़, और फिर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो प्री के पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप पहली बात तो फोर्स यूज़ करने के लिए आपको अगर जस्टिफिकेशन मिल जाता है, जैसे कि इज़राइल और हमास केस में इज़राइल को फोर्स यूज़ करने का जस्टिफिकेशन है कि हमास ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको जो है अपने आप को बचाने की पूरी आज़ादी है और वो भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर क्या इज़राइल न्यूक्लियर गिरा दे, क्या ये पॉसिबल है? क्या इस तरीके की परमिशन दी जा सकती है फोर्स यूज़ करने में? नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके की फ़ोर्स यूज़ की जा रही है उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए गए हैं और वो बेसिकली हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। जो लॉ ऑफ वॉर है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो किसके अंदर जो है किससे गवर्न होते हैं, द जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977। तो जो जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 है उसमें 4 कन्वेंशन है। चारों कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। जो फर्स्ट कन्वेंशन है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट वाउंडेड एंड सिक सोल्जर ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर। जो सेकंड वाला है कन्वेंशन वो किसको प्रोटेक्ट करता है, वाउंडेड, सिक और शिपरेक्ट मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग वॉर। मतलब पहले में सेम है, बस ये लैंड में है, जो पहला लैंड वाली जो फोर्सेस हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे में जो सी वाली फोर्स है, जो मिलिट्री के लोग हैं जो कि वाउंडेड हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है। जो थर्ड कन्वेंशन है वो प्रिजनर ऑफ वॉर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, उनके ऊपर अप्लाई होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, अगर आपने बंदी बना लिया है उनको तो उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनको सेव करने के लिए। और जो फोर्थ कन्वेंशन है वो बेसिकली सिविलियंस के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं और यही मेन चीज़ इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। तो आपको चारों कन्वेंशन के बारे में पता चल गया। फर्स्ट में जो सिक सोल्जर हैं, वाउंडेड सोल्जर हैं जो कि लैंड में हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलर सोल्जर्स जो कि सी में हैं उन्हें प्रोटेक्ट। थर्ड वाला प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर अप्लाई होगा और फोर्थ वाला सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 4 कन्वेंशन है और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। जो थर्ड प्रोटोकॉल था उसे 2005 में ऐड किया गया है, 1977। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अब इस कन्फ्लिक्ट में जो है, इस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हमास वर्सेस इज़राइल में क्या ये लॉज अप्लाई होंगे? बिल्कुल अप्लाई होंगे। टोटल 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है इंटरनेशनल लॉ, क्लासीफाई आर्म कन्फ्लिक्ट इन 2 कैटेगरीज।
फर्स्ट है इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट और दूसरा है नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, आईएसी इंक्लूड्स ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर वॉर और एनी अदर आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एनआईएसी इंक्लूड नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेज इन्वॉल्व इन बैटल विथ गवर्नमेंट फोर्सेज। तो बेसिकली दो तरीके के आर्म कन्फ्लिक्ट डिवाइड किए गए हैं। एक है इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट जिसमें दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है जैसे यूक्रेन और रशिया, और दूसरा है नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट। इसमें एक जो ग्रुप है वो नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस होगी और जो दूसरा है वो गवर्नमेंटल फोर्सेस होगी। तो बेसिकली ये दूसरे वाले में इज़राइल और हमास आ जाते हैं, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसे फॉलो करना था। क्या ये फॉलो हुआ है? ये बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। हमास ने जो है इज़राइल के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा, उन्हें बंदी बना लिया, और इज़राइल ने डिसप्रपोर्शनेट यूज़ किया है फोर्स को और वहाँ पर सिविलियंस के अगेंस्ट में जो है बम्बार्डिंग की है। इवन हॉस्पिटल भी बम्बार्ड किए गए हैं जो कि अगेंस्ट है इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर। ठीक है, इसलिए जो है दोनों स्टेट, एक नॉन स्टेट एक्टर ने और इज़राइल ने, दोनों ने जो वॉर के लॉज हैं उसको ब्रेक किया है। हो सकता है बहुत लोगों को पैलेस्टीन से सिंपैथी हो, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हों, तो ये बिल्कुल भी एंटी इंडियन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की है, 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ हमास के अगेंस्ट में है, पैलेस्टीन के अगेंस्ट में आज भी नहीं है। जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सही है, जो लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सही हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई एंटी इंडियन नहीं हो जाता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हालांकि इज़राइल को एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये जैसे ही आर्म कन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है उन्हें पीस के तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो हमने ओस्लो अकॉर्ड में फाइनलाइज़ किया था उसको फाइनली मटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो है पूरी कंट्री में, वेस्ट एशिया में पीस बना रहे। ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।